ऑलराइट, थोड़ा सा याद दिलाइएगा हम कहाँ तक थे। टॉपिक्स कर लिए थे। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमने किए, डिविडेंड पॉलिसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये नहीं किया हुआ हमने। नहीं, 9th या 10th चैप्टर तक हमने कर लिया था जितना कोई ज्यादा किया। मुझे तो जहां तक याद पड़ रहा है हमारा आखिरी चैप्टर 12 रहता था, कैपिटल स्ट्रक्चर, बिजनेस वैल्यूएशन, 14 एंड 15, 12 13 14 15 ये रहता था। मैं फिर भी फाइनेंस चेक कर लेती। जब तक देख रहे हैं हम चैप्टर 12 से शुरू करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेश कुछ चीजें सिर्फ रिव्यू के लिए ताकि आपको याद आ जाए। एफएम मतलब क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मुद्दा क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट? रिस्क मैनेजमेंट में वेरी गुड। फाइनेंस, जहां तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात है, फाइनेंस का क्या मतलब होता है? रिस्क मैनेजमेंट ना, नहीं, फाइनेंस का फाइनेंस का क्या मतलब होता है? जब हम पैसे पैसा, ठीक है। पैसे की मैनेजमेंट, पैसा कमाया तो जा रहे हैं लेकिन अब उसको सस्टेन भी तो रखते हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस दो कितने तरह के होते हैं अकाउंटेंसी की दुनिया में? दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस इदारा जो है अपने इदारे के लिए फाइनेंस रेज करता है, तो उसके पास दो जराए हैं। कैसे रेज करते हैं? शेयर्स को मैम इशू, वेरी गुड, इक्विटी और शेयर्स को और आपको पता है, घबराओ नहीं, आपको आता है। आप इदारा हो, आपके पास दो जरिए हैं पैसा रेज करने के। पहला जरिया है आप इक्विटी अपना करोगे, इक्विटी यानी कि शेयर इशू करोगे मार्केट में, शेयर स्टॉक मार्केट में। दूसरा तरीका क्या है? एक तो आप कारोबार कर लो ना, कारोबार अलग है। कारोबार के अलावा या कारोबार करने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? तो या तो इक्विटी से आ रहा है या फिर एग्जैक्टली डेट से आ रहा है। तो जो दो टर्म्स है क्या है? इक्विटी एंड डेट, ठीक है। और अब जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आगे हम पढ़े थे, हमने देखा था कि भैया कि यहाँ से हम अपने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस रेज कर रहे हैं, लिहाजा जब पैसा आ रहा है तो हमें अब इन्वेस्ट भी तो करना है। तो इन्वेस्ट करने के लिए फिर हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल देखी, उसकी टेक्निक्स देखी, उसमें आईआरआर भी देखा, उसमें एनपीवी निकालना भी सीखा, उसमें पे बैक पीरियड भी सीखा। बहुत सारे उसमें हमने टॉपिक्स किए थे। लेकिन उसका लुब्बे लुभाव या मकसद क्या था? पैसा हाथ में आ गया है, अब क्या है? उसको मैनेज करना, मैनेज करना है। तो मैनेज किस चीज को मैनेज करना है हमें? फाइनेंस फाइनेंस को, पैसे को मैनेज करना है। पैसा आने के बाद हमारे अंदर क्या आ गया है? डर। और वो डर किस चीज का है? कहीं हम जाया ना कर दें, कहीं खो ना जाए, कहीं रॉबरी ना हो जाए। तो ये सब से इंश्योर करने के लिए हम क्या सीख रहे होते हैं? रिस्क मैनेजमेंट। यानी कि एक इन्वेस्टर अपना पैसा कहाँ लगाएगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो कितना रिस्क लेने को तैयार है, या वो रिस्क मैनेज किस तरह से कर रहे हैं, किस खूबी से कर रहे हैं। और दूसरी चीज एक और थी, रिस्क किस तरह मैनेज कर रहा है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, इसके पास पैसा है, ये इन दोनों में से कहाँ इन्वेस्ट करे, ये कौन सी बात है? आरओआई अच्छा मिलेगा, जहाँ उसको आरओआई अच्छा मिलेगा, रिटर्न अच्छा मिलेगा। वेरी गुड, रिटर्न। इन्वेस्टमेंट। तो वो दो ही चीजों पे उसकी नजर है, एक तो रिस्क कितना है और रिटर्न। रिटर्न मेरे खर्चा क्या है कि कितना नुकसान हो सकता है मैक्सिमम, और मैक्सिमम रिटर्न या मिनिमम रिटर्न कितना मिलेगा। सही है। ठीक है, तो वो इस बेस पे डिसाइड करेगा कि मैं आया प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करूं या आया प्रोजेक्ट
बी में इन्वेस्ट करो। अब जरा ऑडिट से निकल आओ और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाओ और उसी तरह सोचो एंड स्टार्ट योर रिविजन एज वेल। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर 12 पेज 249। कैपिटल स्ट्रक्चर नाम से ही पता चल रहा है कि हमें जो कैपिटल रेज किया है उसका अब हम क्या करेंगे। जो कैपिटल हमने रेज किया है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने कहा कि सोर्स ऑफ फाइनेंस दो है, इक्विटी और डेट, तो ये किस रेशियो में हम इसको रखेंगे, कितना इक्विटी से पैसा उठाएं और कितना डेट से पैसा उठाएं, बताएं। ये कौन तयन करेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर ये दारा ही तयन करेगा और कैपिटल स्ट्रक्चर हमें इस बात की नॉलेज देगा कि ये किस किस तरह से होता है। तो आइए इसको हम देखते हैं। हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कैपेन, प्रेफरेंस शेयर्स, वैक ये किए। भैया बिल्कुल ब्लैंक बैठो और से कुछ भी पूछना बेकार है इस पर। तो आप घर जाके इसको पहले रिवाइज करना, रिव्यू करना, फिर जो चीजें आपको लगे कि नहीं ये हमने नहीं किया तो फिर आप बताना, ठीक है। तो मैंने फाइल पे भी चेक करवा रही हूँ, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं क्या होगा चैप्टर 12। हाँ 13। ठीक। कैपिटल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपने इक्विटी कितने परसेंटेज रखनी है और डेट से कितना पैसा उठाना। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर इश्यूज क्या है, मसले मसाइल क्या हैं, जरा पढ़िएगा। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी refers to the mixture of equity and debt finance used by a company. क्लियर हो गई कहानी। डिसएडवांटेज ऑफ डेट फाइनेंस कंपेयर टू इक्विटी, Debt वैसे ही बताओ देखे बगैर। डेट से अगर हम फाइनेंस रेज करते हैं तो उससे नुकसान क्या है। उसके अगेंस्ट हमें मैम एक सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी, अपना कोई भी एसेट सिक्योर वेरी गुड, एक ये पॉसिबिलिटी है। और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके और ठीक है। नहीं तो उसमें इंटरेस्ट पे करना है और इक्विटी में डिविडेंड पे करना है, बात तो एक ही हो गई, नुकसान कैसे। उसमें मैम हर महीने हमें इंटरेस्ट पे करना होगा, डिविडेंड तो हमें शायद साल में एक दफा पे करना होगा एजीएम के जरूरी में। नहीं कि इंटरेस्ट हर महीने पे करना पड़े, सालाना इंटरेस्ट भी होता है, सही। 6 मंथली भी होता है, डिपेंड करता है किस कॉन्ट्रैक्ट की नौयत पे डिपेंड करता है। एक तो हमारा एसेट उसके अगेंस्ट जा रहा है, एक तो ये हो। पहला ही हो गया। तो और दूसरा ये है कि आप करीब हो, इंटरेस्ट की जो आपने बात कही वो हर महीने नहीं लेकिन आप करीब हो, इंटरेस्ट की कोई बात है। अगर वो मैम ब्रीच कर दिया हमने, फॉर एग्जांपल एक हमने जो एग्रीमेंट किया हुआ है लोन का, उसके फिर हमें पेनल्टीज वगैरह भी पे करनी पड़ सकती है। इंटरेस्ट अगर पे नहीं किया तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ब्रीच ऑफ ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड। अच्छा इंटरेस्ट कंपल्सरी है, हर साल देना है, डिविडेंड कंपल्सरी नहीं है, डायरेक्टर्स की मर्जी है, चाहे दें एक साल चाहे ना दें। डिविडेंड्स अनाउंस भी करना, कितने कितनी अमाउंट होगी वो भी उनकी मर्जी है। इंटरेस्ट तो फिक्स्ड है। और क्या, जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो आप एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हो सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको बाउंड किया जा रहा हो कि आप अब फर्दर लोन किसी और बैंक से नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी का मसला है ना। हो सकता है आपने अपनी रेंज क्रॉस कर ली हो, आपने बहुत बड़ा लोन लिया हो बैंक से, तो जब आप बहुत बड़ा लोन लेते हो तो बैंक आपको कुछ कैद लगाता है, कंडीशंस लगाता है कि इस कंडीशन को आपने ब्रेक नहीं करना, अब आप किसी और बैंक से लोन नहीं ले सकते जब तक ये क्लियर ना कर दो। अब ये जो सिक्योरिटी है इसको आप बेच नहीं सकते जब तक हमारा लोन चुकाना है, ठीक है। तो ये सारे उसके डिसएडवांटेज, जरा पढ़िए। डेट क्रिएट्स higher variability in dividend, that is higher risk, financial risk. हायर फाइनेंशियल रिस्क। इंटरेस्ट रेट आपके मुल्क की इकोनॉमी के साथ अप एंड डाउन हो सकता है, जैसे कि डॉलर्स होते हैं,
करेंसी रेट अप एंड डाउन, तो इंटरेस्ट का भी यही है कि जैसे आपकी इकोनॉमी डाउन जाएगी आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। Sorry. नेक्स्ट, The use of debt versus interest cover and gearing ratios. Sorry. द यूज ऑफ डेट वर्सन्स इंटरेस्ट कवर एंड गियरिंग रेशियोज, ये दोनों अच्छे नहीं आ रहे होते। जो यूजुअली समझा जाता है कि जो कंपनी कर्जदार है उसको एक अच्छी नजर से कभी भी नहीं देखा जाता। ठीक है, नेक्स्ट, Debt payment must be made even if a business is not making profits. प्रॉफिट नहीं भी है तो इंटरेस्ट तो देना ही देना है हर हाल में। सही। अच्छा जी, अब आइए जरा इस एक्टिविटी पे। बैड टाइम्स कंपनीज लेटेस्ट फोरकास्ट फाइनेंशियल डेटा फॉर द करंट ईयर इज एज फॉलोज। लास्ट ईयर का ये है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 12,000, फोरकास्ट है कि आने वाले साल में 6,000 होगा। फिर इंटरेस्ट है 3,000, आने वाले साल में सेम, टैक्स 2,700, आने वाले साल में 900, प्रॉफिट्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 6,300 और आने वाले साल में 2,100। ये तो कोई अच्छी बात नहीं नजर आ रही, फोकास सब कम कम है। डिविडेंड्स अज्यूमिंग नो चेंज इन डिविडेंड पे आउट रेशियो 2,100 लास्ट ईयर तो 700 इस साल। रिक्वायरमेंट क्या है, कंपेयर द परसेंटेज चेंज इन पीबीआईटी एंड द परसेंटेज चेंज इन डिविडेंड्स एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस। अब याद रखना एफएम कमेंट्री के ऊपर भी है, 50-50 है, 50% कैलकुलेशन 50% कमेंट्री। तो ये कमेंट्री आप जो फैक्ट्स और जो हम लोग नॉलेज बेस्ड चीजें बात कर रहे हैं उसी को आपने जुमलों में लेकर आना है। अभी क्या कर रहे हैं, कंपेयर परसेंटेज पीबीआईटी, जो परसेंटेज जो डिक्रीज है वो कंपेयर करें, और किसके साथ कंपेयर करना है, परसेंटेज चेंज इन डिविडेंड्स। डिविडेंड्स में जो चेंज आया है और जो पीबीआईटी में चेंज आया है उन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है वो एक्सप्लेन कर। जरा जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। पीबीआईटी का पता है किस तरह परसेंटेज निकालेंगे, जो ड्रॉप हुआ है। हाँ, डिफरेंस जो होगा और लास्ट ईयर को नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 100 कर। वेरी, कितनी परसेंटेज चेंज आ रही है 50%। और यहाँ पे आ रहा है 66.66%। यानी 50% ड्रॉप हो रहे हैं लेकिन डिविडेंड 50% ड्रॉप नहीं हो रहे, डिविडेंड 66। 66% पे आओ। तो ये इसके ऊपर अब आप क्या कमेंट्स कर सकते हो, क्या ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है? आप ये कमेंट जरूर इसमें देखें, कमेंट करने का एक तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल हमसे आपको कुछ नहीं समझ आ रहा ना, मैं क्या कमेंट करूँ, तो आपने क्या करना है, फैक्ट्स मेंशन करना। जो जो आपको इस सवाल से फैक्ट्स नजर आ रहे हैं ना, आप फैक्ट नंबर 1 कि bad times companies profit before interest and tax for the last year is $12,000, which seems to have reduced by 50% and dropped to $6,000 million in the upcoming year. Is forecasted. This arises a
alert or a question that why such a huge drop in profit before interest and tax in just 1 year's time. सही है। So there could be possible factors. पहले आपने fact mention कर दिया, फिर आपने mention किया कि there could be possible factors behind it, क्योंकि ये question बहुत detailed नहीं है, scenario based नहीं है, मगर एग्जाम में आपको scenario based होगा तो वहां आपको चीजें मिलेंगी। तो यहाँ पे आप possible factors की बात करोगे। For possible factors behind a drop in PBIT क्या क्या हो सकते हैं हमसा? PBIT टैक्स PBIT आ कैसे है? एक्सपेंसेस का बढ़ जाने से हो सकता है एक्सपेंसेस बढ़ गए, हो सकता है सेल्स ड्रॉप हो गई, ड्रॉप हो गई। ठीक है, यही दो रीजंस है मेन, और क्या हो सकता है? सही बात है। ठीक है, तो ये दो मेन रीजंस है। हो सकता है सेल्स में ड्रॉप आया है, और सेल्स में क्यों ड्रॉप आया, हो सकता है डिमांड में ड्रॉप आया है। डिमांड क्यों ड्रॉप हुई है, हो सकता है कि कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है, हमारा प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया है। मगर आपको 2-3 पॉसिबल फैक्टर्स मेंशन करने हैं। फिर ये करके फिर आप बोलोगे कि अच्छा अब ये ड्रॉप हो गए, तो अकॉर्डिंग टू दिस डिविडेंड्स में जो है ड्रॉप आया है 66%। 66%। उसकी भी वजह पे मैं तो फिर उसकी वजह क्या है? क्या डिविडेंड ज्यादा ड्रॉप हुए हैं बनिस्बत पीबीआईटी के? यस। तो फिर क्यों और कैसे और क्या रीजन है? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्रॉफिट बहुत कम हो रहे हैं। प्रॉफिट बहुत कम हो रहे हैं, यकीनन तो उसमें देंगे क्या? सही बात है। सही है ना, फिर आगे बिजनेस क्या करेंगे? तो इस तरह से आपने कुछ कमेंट्री कर देती है। अब नेक्स्ट आइए, एडवांटेज ऑफ डेट फाइनेंस कंपेयर टू इक्विटी। अब एडवांटेजेस क्या है, फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा जो अकाउंटेंसी की दुनिया में बोला जाता है कि डेट इज अ चीपर सोर्स, इजी एक्सेस, जल्दी जाओ बैंक में फौरन मिल जाएगा, कोई इतना लवाजमात नहीं है। इक्विटी बनिस्बत कंपैरेटिवली बहुत टाइम टेकिंग भी हो जाता है कि पहले आप रजिस्टर कराएं अपने आप को रजिस्ट्रार में, फिर स्टॉक मार्केट में अपने आप को रजिस्टर करवाएं, फिर वहां अपने शेयर्स आप इशू करेंगे, फिर पब्लिक की मर्जी होगी तो बाय करेगी, नहीं होगी वो ऐसा नहीं कि ऑन द स्पॉट आपको पैसा मिल जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता टुक 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 करके आपको चीजें आपके हाथ में। So debt is a cheaper source of finance, then debt has a better impact on earnings per share. Next. Debt is a quicker and cheaper to issue compared to a share issue. Next. Interest repayments attract tax relief that is reduced. Very important advantage. Interest जब हम पे कर रहे होते हैं तो उसपे हमें टैक्स रिलीफ मिलता है, याद है? टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन। तो ये इंटरेस्ट के ऊपर जब आपको टैक्स रिलीफ मिल रहा है तो ये आपके लिए भी एक प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट। The use of debt is a discipline on management. नेक्स्ट। Using debt can be interpreted as a signal of confidence in the company's cash. कंपनी को इतना भरोसा है कि वो पैसे चुका देगी, लोन चुका देगी। जो भी कोई लोग इस तरह भी इसको देख सकते हैं, कोई लोग देख बोलेंगे भाई कर्जदार कंपनी, कोई बोलेंगे इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई चुका देंगे तभी तो लिए। एक्टिविटी 2, Good Times Company plans to spend $5 million on expanding its existing business. It is considering raising the finance by issuing 5% loan notes. The expansion of business is expected to increase profit before interest and tax by 10% in the first year. An ordinary dividend of 4,25,000 has just been paid, and dividends are expected to increase by 4% per year for the foreseeable future. Summarize financial information on Good Times Company for the last financial year is as follows: PBIT 3,500, interest 250, profit before tax 3,250, tax 30% 975, profit after tax 2,275। ठीक है जी। फिर है ऑर्डिनरी शेयर्स पार वैल्यू 2,500, रिटेन अर्निंग्स 1,100, 250, 11,250, 10% लोन नोट्स, 6% preference shares, prior charge capital, other information, average sector financial gearing, prior charge capital divided by equity share capital is 55%. ये फॉर्मूला लगा के उन्होंने फाइनेंशियल गियरिंग निकाली है एवरेज सेक्टर की, यानी कि उसी सेक्टर में किसी भी एवरेज कंपनी की, जो कि 55% निकली है। और अब आपसे रिक्वायरमेंट क्या कह रही है? इवेल्युएट द इफेक्ट आफ्टर 1 year of the debt issue and the business expansion on profit after tax। डेट इशू पर जो इफेक्ट आ रहा है 1 साल के बाद और बिजनेस एक्सपेंशन के ऊपर, वो जरा बताओ। किसका इफेक्ट? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर किसका इफेक्ट? फाइनेंशियल गियरिंग यूजिंग बुक वैल्यूज। फिर किसका इफेक्ट? अर्निंग पर शेयर का। तो ये भी मेरे ख्याल से डिस्कशन ही है कि एक डिस्कशन आपको करनी है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, आपके ख्याल से क्या है?
अभी जो हमारा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 to 7.5। वो 2275, और ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर का बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि दे आर कंसिडरिंग टू रेज फाइनेंस बाय इशूइंग 5% लोन नोट्स, और एक्सपैंड भी करना चाह रहे हैं बिजनेस को $5 million स्पेंड करके। और पीबीआईटी कह रहे हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर। यानी पीबीआईटी 3500 है लास्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 10% से बढ़ जाएगा, तो 3850 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो जो फैक्ट्स आपको समझ आते जाए ना, आपने अपने पास रफ में लिखते चले जाए। तो पहले पहली चीज आपको जो समझ आ रही है कि पीबीआईटी है, और वो लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर। लास्ट ईयर की कितनी है पीबीआईटी, 35। और ये बात आपको समझ आ गई कि 10% इंक्रीज है तो 38.5। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात क्या लिखी हुई है, 5 मिलियन का उनको लोन देना है, और 5% के हिसाब से, ठीक है। और an ordinary dividend of 4,25,000 has just been paid, और इंक्रीज हो जाएगा मैम। and dividends are expected to increase by 4% for the foreseeable future। यानी अभी आपने डिविडेंड पे किया है 4,25,000, और इसी का 4% इंक्रीज होगा ना मैम। ये मैं 25,000 का ये 25 नहीं लिखती, क्योंकि ये सब समझेगा 0 0 आगे, ठीक है। ठीक है। और ये इंक्रीज कितना होगा 4% से, करिए कैलकुलेट। 425 मल्टीप्लाई बाय 1.4, 17। 1.04 से किया ना मल्टीप्लाई, 442। 4 ठीक है। अच्छा, फिर समराइज्ड इंफॉर्मेशन बाकी सब ये गिवन है। टैक्स पीपीटी 3250 गिवन है, पीएटी 2275 है, ठीक है। सो पीएटी 2275, मगर उसका हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या इम्पैक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट अलग करें, टैक्स 30% है, ऑर्डिनरी शेयर्स पार वैल्यू, अच्छा, इंटरेस्ट 5%, इंटरेस्ट 5 मिलियन का लोन लिया है तो 5% इंटरेस्ट देना होगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट लिखे 5% ऑफ 5 मिलियन कितना होगा, 250। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है 250, 250 है तो सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं। फिर टैक्स का भी मुझे ख्याल से कोई चेंज नहीं है। Evaluate the effect after 1 year of the debt issue and the business expansion on profit after tax। यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम सेम इसी पैटर्न पे चलें, तो इंटरेस्ट हमने लिख ली है, पीबीआईटी लिख ली है, तो अब हम टैक्स का इसमें 30% लगाते हैं। डिविडेंड यहाँ पे शामिल करने की जरूरत नहीं है ना, डिविडेंड यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ जरूरत नहीं है, तो इसको हम चेंज करके यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 425 and 440, ठीक है, यहाँ से हमने हटा दिया। टैक्स 30%, 30% किस पर, इसी पर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। हाँ, पीबीटी पीबीटी 35। करो। वन जीरो एट जीरो। इसका 30%, इसका तो मैम 975 है ना, गिवन है क्वेश्चन। 2275 है, इसका बताए। इसका मैं बता रहा हूँ 1080। 2520।
क्या फर्क आया, ज्यादा फर्क है? थोड़ा सा फर्क है, इंक्रीज ही हुआ है बल्कि इक्वल PAT। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है जरा देख लें। हाँ ये हुआ है 10.76 कुछ, 10% से इंक्रीज है। मतलब 11 हो गई, फिर राउंड ऑफ कर देंगे। अब आइए नेक्स्ट आगे आते हैं, PAT का तो हमने निकाल लिया, 11% इंक्रीज हो रहा है। फाइनेंशियल गियरिंग यूजिंग बुक वैल्यूज, 3750 डिवाइड बाय 13750 मल्टीप्लाई बाय 100, 27.3% आ रहा है पिछले साल का। 3750 उन्होंने कैसे निकाला? 3750 हाँ ना, प्रायर चार्ज प्रायर कैपिटल। चार्ज कैपिटल लिया 3750, उसको डिवाइड किया टोटल इक्विटी से 13,750। तो अब इस साल के हम कैसे करें? इस साल का भी तो प्रायर चार्ज कैपिटल हमें देखना होगा। चलिए सारे वाले ऊपर गिर लो। वो ये गिवन है ना 3750, ये तो उसमें ये नेक्स्ट ईयर का ही गिवन है, फोरकास्ट ही है ना? नहीं, नहीं ये लास्ट ईयर का, ये लास्ट ईयर का। इन्होंने 2500 और 11,250, और ये लोग अब एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, तो जिससे ये लोग 5 मिलियन का एक्सपैंड कर रहे हैं, बट ये लोग लोन नोट्स के जरिए एक्सपैंड कर रहे हैं। ऑर्डिनरी डिविडेंड 4,25,000 ऑलरेडी पे हो चुका है, और 4% इंक्रीज होगा फोर्सेबल फ्यूचर में, जो कि हमने कर दिया। डिविडेंड ये आने वाला है, ठीक है। और कैपिटल कितना आ जाएगा हमारे पास फिर? लोन नोट्स पहले 2500 थे, अब कितने लोन नोट्स हमारे पास आ जाएंगे? 5 मिलियन के, है ना? उसमें 10% होगा ना। 5 मिलियन का क्या होगा? 10%। क्यों 10%? 5% होगा ना, ऊपर ही तो लिखा है। यहाँ तो ये 10% के लोन नोट्स है, ये 5% के हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या अल्लाह भला करे, आपका 6% प्रेफरेंस शेयर पार वैल्यू है। तो अगले साल अब हम इनका क्या लिखेंगे? फाइनेंशियल ईयर और अर्निंग पर शेयर। इस फॉर्मूले से हमें निकाल लेना है जो इन्होंने दिया जी, प्रायर चार्ज कैपिटल डिवाइडेड बाय हो। टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी टोटल की हमें प्रायर चार्ज कैपिटल इनका लोन नोट्स ही कैलकुलेट करके आ रहे हैं, तो प्रायर चार्ज कैपिटल हमारा 5,000 हो जाएगा। सही है, लेकिन टोटल इक्विटी की ठीक है, साल के में टोटल इक्विटी तो हमारे पास अभी कोई और इक्विटी इसमें तो अगले साल के लिए मेंशन ही नहीं है, तो हम क्या पिछले साल के लिए ही लेंगे? शायद ज्यादा जब जब और कुछ मेंशन ही नहीं है तो फिर इसी को अज्यूम करेंगे, डिवाइडेड बाय 13,750। करें इसको ट्राई, मल्टीप्लाई बाय 100। प्रायर चार्ज कैपिटल 5000 की है। 5,000 क्योंकि 5 मिलियन लोन नोट्स इशू हो रहे हैं ना दोबारा अगले साल। ये तो पिछले साल के हैं 10% लोन नोट्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो अब जो न्यू फोरकास्ट है वो 5,000 मिलियन के लोन नोट्स है ना ऊपर। यूज होगा प्रायर चार्ज कैपिटल। हाँ, तो वो प्रायर चार्ज कैपिटल इन दोनों को ऐड करके ही तो निकाले है, 2500 और 1,250 को ऐड करके 3750 निकाला सही है। है, अब यहाँ पे मैं पूछा हमने 5000 की है। हमने 5,000 लिए क्योंकि 5 मिलियन लोन नोट्स थे हमारे। 36.36। 36.36%, ठीक है। 36% ही हो गया, 27 से इंक्रीज हुआ है। राइट, नेक्स्ट अर्निंग्स पर शेयर करंटली EPS इज 2275 माइनस 6% मल्टीप्लाई बाय 1250 डिवाइड बाय 2500, 0.88। ये फॉर्मूला यूज किया है। 2275 तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, हम्म, उसमें से PAT अर्निंग्स, ये अर्निंग्स पर शेयर है ना, तो अर्निंग पर शेयर EPS, अर्निंग्स हमारी कितनी है? 2.20। माइनस ये बस ये 6% लोन नोट्स इसने वो निकाल दी, 6% प्रेफरेंस शेयर पार वैल्यू। हमें तो अगले साल का कोई प्रेफरेंस शेयर कुछ बताया ही नहीं है, ठीक है। इसी को ले लेंगे फिर, आपका क्या ख्याल है?
चलिए इसको लेकर देख लेते हैं। 6%। फिर हम स्किप करेंगे अगर मेंशन की। अगर स्किप करेंगे तो फिर कुछ तो लेना है ना, अर्निंग्स पर शेयर निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? या तो फिर डिवाइड बाय, सिंपली इन्होंने डिवाइड किया 2500 से, 2500 लो नोट्स, मतलब अब 5000 से कर दिया। हम 5000 से सिंपली डिवाइड कर देंगे। चलो करते हैं, ज्यादातर क्या होगा, गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, गलती करेंगे तो सीखेंगे ना। चलो निकाल, 2520 माइनस 6% मल्टीप्लाई बाय 1250 डिवाइड द होल थिंग बाय 5000। हम जब ये एक्टिविटी 1 कर रहे थे, देखें एक्टिविटी 1 हमने सही की थी, 50% हमारा डिक्रीज हुआ है और डिविडेंड 67% हुए। डिविडेंड्स फॉल बाय मोर देन पीबीआईटी बिकॉज इंटरेस्ट हैज टू बी पेड, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क, इसको फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं। अच्छा, फिर आगे गियरिंग एंड ईपीएस का देखते हैं कि हमारा रिवाइज्ड पीएटी 2345 आ रहा है, यहाँ पे तो नहीं आ रहा 2345। इंटरेस्ट पेड, तो हमने सही निकाला 3850, वो तो हमने सही निकाला। ठीक है। फिर उसके बाद रिवाइज्ड इंटरेस्ट सही है 500 250 प्लस 250 दोनों ऐड अप करने हैं। हमने सिर्फ 250 ही ले लिए ना, पिछले साल का भी और इस साल का भी देखो ऐड अप कर रहे हैं लोग, 500। रिवाइज्ड, रिवाइज पीबीटी, फिर टैक्स निकाल रहे हैं तो उसके हिसाब से ही से गलती हो गई, इंटरेस्ट है। किया तो है इंटरेस्ट, हाँ ये सही है। 250 किया है, मगर यहाँ पे इन्होंने डबल दफा किया है, तो यही क्या है ना तो ये 2 दफा क्यों किया है इंटरेस्ट? मैं तो ईयर वाइज निकालना है ना, जिस साल का जिस ईयर में आ रहा है उसमें हम रिकॉर्ड करेंगे। चलें ठीक है, इसको होल्ड करते हैं, आगे देखते हैं फाइनेंशियल गियरिंग में प्रायर चार्ज कैपिटल डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अगेन यहाँ पे रिवाइज्ड पीएटी प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड जो पिछले साल का था वो भी लेना है। रिवाइज्ड अर्निंग्स, ऑर्डिनरी डिविडेंड 1.04, 425 को 1.04 से बढ़ाना है, वो हमने किया, वो सही आ गया हमारा, ठीक है। 442 आ गया सही। 442, फिर उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स 2270 माइनस 442, रिटेन्ड अर्निंग्स 2270, जो रिवाइज्ड अर्निंग्स आ रही हैं, रिवाइज्ड अर्निंग्स में से 442 को माइनस करना है, जो डिविडेंड आपने दे रहे हैं, सही है। तो फिर आपके पास 1828 रिवाइज रिटेन्ड अर्निंग्स आ ये जाए। तो नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव में कहाँ है? 1828 नेगेटिव तो नहीं है। अच्छा सॉरी सॉरी, 227 नेक्स्ट रिवाइज इक्विटी 13750 प्लस 1828, 1 कैसे है? सवाल में गिवन होगा ना कहीं। 1828 ये रिटेन्ड अर्निंग्स को ऐड किया, अच्छा 1828 रिटेन अर्निंग्स को ऐड किया। फिर उसके बाद रिवाइज प्रायर चार्ज कैपिटल 3750 प्लस 5000, यानी हमें पिछले साल को भी ऐड अप करना था। हमसे यही मिस्टेक हुई, हमने पिछले साल को अलग रखा और नेक्स्ट ईयर को अलग रखा है, ये सब चीजों को एड अप करना है, ठीक है। न्यू गियरिंग हमारे पास क्या बन के आ रही है, 8750 डिवाइडेड बाय 155 56.4। अब जरा इसका कमेंट पढ़ो। The current financial gearing of good time company is around 50%, less than the sector average. After the bond issue, it is predicted to be only 2%, मोर more than the sector average. This increase in and level of financial gearing is unlikely to be concern to the investors and stock market, especially as if the company continues to grow at 10% per annum. Financial gearing will gradually reduce as the proportion of debt to equity falls. ये 10% हमने यहाँ निकाला था ना, ये उसका बताना कि 10% चूंकि इंक्रीज हो रहा है, और सेक्टर एवरेज यानी कि इंडस्ट्री एवरेज, दूसरी कंपनी जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स है हमारे जैसे, उनका क्या निकल के आ रहा है। ठीक हो गई यहाँ पे कहानी, आगे बढ़ते हैं। अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, तो 2345 डिवाइडेड बाय, डिवाइड नहीं है, माइनस है 6% ऑफ 1250,
डिवाइड बाई 2500। आफ्टर 1 year here, 5,100 divided here. हम्म, तो ये 90.8 cents per share. EPS has risen, which is likely to be welcomed by investors, especially as the increased risk due to extra debt being taken on appears to be. इसमें प्राइस चार्ज कैपिटल से क्यों डिवाइड किया मैम? किस चीज को पूछ रहे हैं हम? 2500। 2500 से क्यों किया डिवाइड? हमने 5000 से किया है। इन्होंने वो पिछले साल का ही एज इट इज दिया है। ये तो कह रहा है आफ्टर 1 year, ये आफ्टर 1 year। देखें इसको, हम देखते हैं, एक मिनट अलग से खोल लेते हैं जो है। राइट, 2275 माइनस 6% मल्टीप्लाई बाय 1250 डिवाइड बाय 2500। 2500 ये लोन नोट्स है ना पिछले साल के, ठीक है। अब इसके बाद जो इन्होंने इस साल में क्या किया है, इस साल में भी इन्होंने सेम एज इट इज रखा है, सिर्फ इन्होंने पीएटी यहाँ का ले लिया, पीएटी लेके पीएटी डिफरेंट कर दिया, बाकी सब सेम है। 90.8 cents per share. EPS has risen, which is likely to be welcomed by investors. In conclusion, the plan is likely to have a positive impact on company's financial position. ठीक हो गई कहानी। अच्छा, हम आज इधर तक रखते हैं हमजा। मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा रिवाइज करो चीजों को, पिछला जरा देखो कहाँ तक हम पहुंच गए थे क्या, क्योंकि अब जो हम पढ़ेंगे ना इसमें। चैप्टर 11 देखा तो मेरी नजर पड़ी, नहीं किया ना हमने। चलो हम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, इसलिए मैंने कहा होल्ड कर लेते हैं, मैं भी देख लेती हूँ, पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी देख लेती हूँ कहाँ तक हम थे, तो फिर हम वहां से शुरू ठीक है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास थर्सडे। नेक्स्ट क्लास देखो, अब तो मैं सोच रही थी आपकी थ्राइस अ वीक ही रखूं ताकि कंप्लीट हो आपका सिलेबस। अक्टूबर तक इंशाल्लाह कंप्लीट करवाने का इरादा है मेरा, ताकि नवंबर पूरा आपको मिले कि आप प्रैक्टिस सब करें। नेक्स्ट थर्सडे ही अभी फिलहाल में। और वो मिस रिमशा से आपको पता चल जाएगा, ठीक है।